हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं 31 से लेकर के 45 तक के सॉल्यूशन। तो 31 फिर से आपका थ्योरी बेस्ड है, मैं पीछे सेक्शन में अभी जब इस कंडक्टर को फील्ड में रखा था उसमें भी इसको बताया था मैंने। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो हमेशा ध्यान रखना कंडक्टर में फील्ड लाइंस उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, अंदर नेट फील्ड हमेशा जीरो रहती है। तो ऑप्शन सीधे सीधे बी वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से आपका सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें फील्ड लाइन से रखी है, यूनिफॉर्म है। अब हमें बताना पी क्यू आर एस में से कहां का पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी यूज करो, फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता चला जाता है। तो जो पॉइंट फील्ड में जितना आगे होगा उसका पोटेंशियल उतना कम होगा। तो पी क्यू आर एस में से चेक कर लो, सबसे आगे पी वाला पॉइंट है, यानी इस जगह पर पोटेंशियल मिनिमम होगा और इस जगह पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, है ना। और क्यू और एस पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया ये पॉइंट। तो ऑप्शन हमें मिनिमम का देना है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका अच्छा प्रॉब्लम है, लिखो इंपॉर्टेंट इसको, और इसको मैं डिराइव करके दे रहा हूं, आप आंसर याद रखना, ठीक है। एक है कैपिटल क्यू चार्ज इज गिवन टू स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, वर्क डन टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चार्ज क्यू ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। तो हम एक स्फीयर पर कैपिटल क्यू का चार्ज देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कैपिटल क्यू का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो वर्क डन, अब इसमें हम लोग क्या क्या assumptions लेते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि जो चार्ज हम इसके ऊपर ला रहे हैं वो हम इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो किसी इंस्टेंट तक क्यू चार्ज डिपॉजिट हो चुका है और हम डी क्यू का चार्ज इसके ऊपर ला करके डिपॉजिट करने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ चार्जिंग और इस एनर्जी को बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर आप ये डीक्यू का चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट कराओगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा डीक्यू इनटू डेल्टा वी, ठीक है ना, क्यू डेल्टा वी के हिसाब से। तो डी डब्ल्यू हो गया डीक्यू और डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया इसके सरफेस का पोटेंशियल, वो हो गया हमारे पास के क्यू बाई आर, और इनिशियल आप समझिए जीरो, क्योंकि हम इन्फिनिटी से उठा करके ला रहे हैं। तो वर्क डन इन सेल्फ चार्जिंग का हमारे पास फॉर्मूला डेवलप हुआ। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू इंटू के क्यू बाय कैपिटल आर, और इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल क्यू तक। तो वर्क डन आ गया, के और आर तो बाहर गया, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो मैं उसको लिमिट डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, के को अगर आप ओपन करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर बाय आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। एक और तरीके से निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन के, पर वो कैपेसिटर के बाद है, बता भी दे रहा हूं, ठीक है ना, सुन लो। अगर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है क्यू चार्ज के स्फीयर की, तो फॉर्मूला यूज करो हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटेंस वाला, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के क्यू बाय आर, यही आंसर आ जाएगा। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, बट वो कैपेसिटर के अंदर था, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेथड आपको दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है 34, ये बोला टू पार्टिकल ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:2। तो हमें जो दो पार्टिकल दे रखे हैं उनका मास का रेशियो 1:2 है एंड चार्जेस इन द रेशियो 1:2, तो 1:1 सॉरी। तो चार्जेस का रेशियो बराबर है, मतलब दोनों के चार्जेस इक्वल है, ओके। आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड एंड अलाउड टू मूव फॉर सम टाइम द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर इनको मूव कराया जाता है। तो ये क्यू चार्ज हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, क्यू ई का फोर्स लगा, ठीक है ना। तो क्यू ई का फोर्स लगा और हम इसे मूव करा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी ले लेते हैं। टी टाइम के बाद हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देना है। पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, वो हो गई यू प्लस ए टी, यू वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो वी की वैल्यू हो गई ए टी, ए की जगह आ गया क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम पढ़ा रहने दो, वी स्क्वायर आ गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, एम से एम कैंसिल कर देते हैं, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। अब चेक करो, ई दोनों के लिए सेम है ना, और टी दोनों के लिए सेम है, सेम टाइम तक हम इनको एक्सेलरेट कराते हैं। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ गया, तो यहाँ से आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाई एम, 2 भी कॉमन हो गया दोनों के लिए, ठीक है ना। अब रेशियो बहुत आराम से आ गया, तो k1 बाई k2 का रेशियो आ गया q1 बाई q2 का होल स्क्वायर टाइम्स m2 बाई m1। अब सिंपलीफाई करो, q1 बाई q2 रेशियो हो गया 1, m2 बाई m1, m1 बाई m2 तो 1:2 है, तो m2 बाई m1 हो गया 2:1, तो आंसर आ गया 2:1। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमारे पास 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 35 बोल रहा है टू स्मॉल identical sphere have charges 10 and -90 microcoulomb attract each other with a force of F Newton। तो जो F Newton की फोर्स हो गई वो गई K Q1 Q2 यानी 10 माइक्रोकूलम 90 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब क्या किया गया, इफ दे आर kept in contact and separated to the same distance, तो अब कांटेक्ट में लाए, तो कांटेक्ट में लाने के बाद ये हो गया बिफोर कांटेक्ट का डायग्राम। तो बिफोर में -10 माइक्रोकूलम इधर था, 90 माइक्रोकूलम इधर था, डायमेंशन सेम लेते हुए चल रहे हैं, तो तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब तक आधे आधे ना हो जाए। तो टोटल चार्ज हो गया 80, तो इस पे आया 40 माइक्रोकूलम, इधर आ गया 40 माइक्रोकूलम, ये हो गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्स बतानी कितनी होगी, तो K 40 माइक्रोकूलम बाय R स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है। तो F बाय F डैश का रेशियो हो गया, ऊपर आ गया 9, या आ गया 16, तो F डैश की वैल्यू आ गई 16 बाय 9 F। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन हो गया सी करेक्ट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, आसान सिंपल कैलकुलेटेड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम 36 कह रहा है इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज होगी, तो इसका तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सीधे डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 37 प्रॉब्लम है, a charge q is divided in two parts which are then kept at some distance, the force between them will be maximum when the two parts having charge। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिखो, आंसर रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कैपिटल q के चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो एक तो मान लो स्मॉल q, एक हो गया q माइनस q। अब इनको हमने r डिस्टेंस पर रखना है सच दैट फोर्स मैक्सिमम हो, तो फोर्स की वैल्यू होगी k q माइनस q बाय r स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना। अब स्मॉल q की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट फोर्स मैक्सिमम हो, तो फिलहाल अगर कोई भी चीज मैक्सिमम होगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो फॉर
फोर्स टू बी मैक्सिमम df by dr नहीं, ध्यान रखना df by dq, क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा है, इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए q को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो k q माइनस q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब करो डिफरेंशिएट, तो df by dq इक्वल्स टू k बाय r स्क्वायर टाइम्स q के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, यहां बचा कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल्स टू मैंने डाल दिया 0। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q बाय 2। यानी यहां से पता चला कि जब हम दो चार्जेस को आधा आधा करते हैं तब उनके बीच में लगने वाली फोर्स मैक्सिमम होती है, इसलिए डायरेक्ट याद रखना इस रिजल्ट को। तो ऑप्शन हमारे पास हो गया ए करेक्ट। 38 पर आते हैं, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फंसना नहीं है बिल्कुल। यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि वो रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, ठीक है ना। तो ये रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन इसमें मैच नहीं करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 39 ये कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1 कूलम द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस, तो बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड चार्ज है, q इज इक्वल टू ne, ठीक है ना। अब यहां पर q की वैल्यू -1 कूलम है, तो मैं तो मैग्नीट्यूड डाल रहा हूं ताकि हमें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल जाए। माइनस साइन वैसे भी इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n into 1.6 into 10 की पावर -19। यहां से n की वैल्यू निकालोगे, आंसर आ जाएगा 6.25 into 10 to the power 18। इतने इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, 40 नंबर प्रॉब्लम। Order two conducting sphere of area R1 and R2 have equal surface charge density, then the ratio of their charges is। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज Q1 ले लो, एरिया हो गया स्फीयर का 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का हो गया Q2 अपॉन 4 पाई, अच्छा स्मॉल r दे रखा है तो मैं इसको भी रेडियस को स्मॉल r1 स्क्वायर लिख लेता हूं, R2 स्क्वायर। नाउ द रेशियो ऑफ टू चार्जेस बड़े आराम से आ गया Q1 बाय Q2, और ये हमारे पास आ गया R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट मिल जाएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 41 पर। ये कह रहा है टू मेटलिक स्फीयर ऑफ सेम मास आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो इनको इक्वल और अपोजिट चार्जेस दिए गए, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछ रहा है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इंक्रीजेस, मास ऑफ बोथ रिमेन सेम, मास ऑफ नेगेटिव चार्ज स्फीयर इंक्रीजेस, या कौन सा ऑप्शन। देखो बेटा, जब आप स्फीयर को एक को पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक्सेस है और इसके पास डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन मास के साथ ही बाहर आएगा ना, तो इसका मास से हो जाएगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसका मास से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले का मास डिक्रीज कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज वाले का मास इंक्रीज कर जाएगा। अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आसान पर कंसेप्चुअल सवाल था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं 42। ये प्रॉब्लम बोल रहा है 4 इक्वल चार्जेस ईच स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो ये रहा स्क्वायर और स्मॉल क्यू के चार्जेस इसके चारों कॉर्नर पर रखे गए, साइड इसका ए रखा है, ओके। Then the Coulomb force experienced by one charge due to rest of the three, तो किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला Coulomb फोर्स निकालना है। देखो इसकी और इसकी वजह से फोर्स हम F ले लेते हैं, तो इसने इसको रिपेल किया F इधर और इसने इसको रिपेल किया F इधर, ये डिस्टेंस हो गया √2a। तो इसकी जो फोर्स आ गई वो होगी kq स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, दैट मींस f बाय 2। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो 90 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड वाले का जो रिजल्टेंट होता है वो √2 टाइम्स f होता है। तो नेट फोर्स हो गई इधर ही की तरफ, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो गया √2f और साथ में मिल गया f बाय 2। तो फाइनली आ गया 2√2 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स f। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो f नेट की वैल्यू आ गई 2√2 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स f हो गया kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो, 2√2 प्लस 1 kq स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, आ गया होगा आपको समझ। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 43 पर। तो टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर कैप्ट एट दिस पॉइंट, अच्छा इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट मीटर में रखे हैं, लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डापोल इज। तो अभी इस तरीके का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट लिख लो, आपको आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म हम यूज करेंगे डापोल का। सबसे पहले डापोल मोमेंट निकालते हैं, फॉर्मूला हो गया q डी वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम, और डी वेक्टर हो गया कहां से कहां, ये नेगेटिव रखा गया है हमारा इस पे और पॉजिटिव रखा गया है इस पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो पॉजिटिव वाला माइनस नेगेटिव वाला, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट करके आई जे के लगा देते हैं। तो 2 -1 विच इज 1 आई कैप, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 -0 यानी -j कैप, नेक्स्ट है 5 -4 प्लस 1 k कैप। तो ये हमारे पास आ गया डापोल मोमेंट का वैल्यू। अब टॉर्क निकालनी है, फील्ड हमें दे रखी है और फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में रखी है 0.2 क्या वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये जो चीज आ रही है ये यूनिट आ रहा है कूलम इनटू मीटर, ठीक है ना। तो 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आई कैप, इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 100 से डिवाइड, दैट मींस ऊपर हो जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर आई कैप। अब आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला हो गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है ना। तो P वेक्टर तो हो गया, इसमें 4 माइक्रोकूलम को अलग ले लो, माइक्रो को भी निपटा दो 10 की पावर -7, ठीक है ना। अब हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और साथ में ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख लो 20। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया आई कैप माइनस के कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा डापोल मोमेंट का वेक्टर। अब फील्ड का वेक्टर में हमारे पास आ गया आई कैप, क्योंकि 0.2 यानी 20 वोल्ट पर मीटर मैंने न्यूमेरिकली पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो रिजल्ट आ गया 8 × 10 की पावर -6 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट लो, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस आई, ठीक है ना, तो जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे हमारा किसके बराबर, के बराबर है, जे क्रॉस आई माइनस के, अच्छा के क्रॉस आई, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में जे के बराबर हो गया, तो प्लस जे कैप।
तो फाइनल रिजल्ट आ गया टॉर्क का 8 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और साथ में आ गया k कैप प्लस k कैप। बट ऑप्शन देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के देना है, तो इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारे लिए हो गया 8√2 इंटू 10 की पावर -6 और यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। तो ये था 43 नंबर प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, आपको ये करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 44। ये बोल रहा है 3 चार्जेस ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट द, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एग्जाम में जब इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए सीधे आप इसमें आंसर लिख करके चले आओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं, तो स्मॉल क्यू के तीनों चार्जेस इसके वर्टेक्स पर आ गए। तो चार्ज नीडेड एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर द चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो साइड इसकी ये ले लो। तो हमें यहाँ पर चार्ज पता करना है, क्यू नॉट ले लो, ये सेंटर हो गया, सेंटर का डिस्टेंस a/√3 होता है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब ये क्यू नॉट का हमें मैग्नीट्यूड भी पता करना है, साथ में साइन भी पता करना है, सच दैट ये जो क्यू वाला चार्ज है यानी कॉर्नर वाला चार्ज है इक्विलिब्रियम में आ जाए। आज देखते हैं, तो इस चार्ज ने इसको रिपेल किया f से, इसने इसको रिपेल किया f से, 60 डिग्री एंगल हो गया, तो रिजल्टेंट हो गया √3f। तो सिचुएशन ये बन रही है कि ये क्यू को बाकी दोनों क्यू मिल करके इधर रिपेल करा रहे हैं √3f की फोर्स लगा करके। तो ये जो क्यू नॉट होना चाहिए ये इस क्यू को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने अभी साइन तो लिया नहीं, तो मान करके चलते हैं इसने भी इसको रिपेल किया f' की फोर्स लगा के। अब अगर ये क्यू इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इससे मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा, तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम f' प्लस √3f इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, f' की वैल्यू तो k q नॉट q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना a/√3, तो a/√3 का स्क्वायर तो ये हो गया a²/3, 3 मैंने ऊपर लगा दिया। अच्छा, प्लस √3 टाइम्स f हो गया हमारा इन दोनों के बीच का फोर्स, हो गया kq² बाय a² और इक्वल टू 0। यहां से q नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -q/√3, यानी सेंटर पर रखा हुआ चार्ज, ठीक है ना, कॉर्नर वाले चार्ज का 1/√3 होना चाहिए और साइन उसका अपोजिट होना चाहिए। अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ए करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग लास्ट प्रॉब्लम पर, ये भी आपका कंसेप्चुअल है। इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इसमें भी बहुत से बच्चों का नेगेटिव हो गया होगा, कुछ सोच रहे होंगे आंसर कुछ और है। तो यूनिफॉर्म फील्ड यदि ऑल पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फील्ड के पैरेलल चलने पर पोटेंशियल कम होता है, अपोजिट चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। नो टू पॉइंट कैन हैव सेम पोटेंशियल, नो टू पॉइंट कैन हैव सेम पोटेंशियल, ऐसा भी नहीं है, वो पॉइंट्स जो फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, इक्वल पोटेंशियल कहलाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पेयर ऑफ पॉइंट्स सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस मस्ट हैव सेम पोटेंशियल, मस्ट हैव सेम डिफरेंस इन पोटेंशियल, मतलब इसका समझो दो पॉइंट्स ले लो जिनका डिस्टेंस सेम हो, तो ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, तो आप इन्हीं को ले लो। ये दोनों पॉइंट मैंने इधर डी डिस्टेंस पर ले लिया और ये दोनों पॉइंट मैंने इधर डी डिस्टेंस पर ले लिया। अब मेरे को बताओ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया, पर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 नहीं हुआ, तो दो पॉइंट सेम डिस्टेंस पर हो, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन बचा फिर हमारे पास, नन ऑफ दीस, ठीक है ना। आई थिंक आपको कंसेप्चुअल टेस्ट के सारे कंसेप्चुअल सवाल समझ आ गए होंगे, अच्छे से पता चल गया होगा इंपॉर्टेंट कौन सा है। अब आप मूव करना नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। थैंक यू सो मच।